दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के ऐसे मोस्ट डेरिवेशंस लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करें, पूरा देखते रहें। और उसके बाद में अगर आप चैनल पर दोस्तों नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की वीडियो, हेल्पफुल वीडियो आप सभी स्टूडेंट के सामने एग्जाम तक प्रोवाइड कराता रहूँगा, है ना। तो आइए दोस्त इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन गया आपके स्क्रीन पर। अब अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? जब कोई पिंड एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसमें v स्क्वायर के बराबर अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस चीज को दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे, है ना। एक मिनट में अपना ये ऑन कर लेता हूं जिससे कि हाँ ठीक है अब ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों कि जब कोई पिंड एक समान चाल v यानी एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसमें v स्क्वायर अपॉन r के बराबर अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसका मान v स्क्वायर अपॉन r निश्चित रहता है, ठीक है, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है तथा दिशा सदैव वृत्त की केंद्र की ओर होती है। न्यूटन के गति के नियम अनुसार त्वरण सदैव किसी बल से ही उत्पन्न होता है। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं इस चीज़ को, है ना। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर न्यूटन के गति के नियम अनुसार त्वरण सदैव किसी बल से ही उत्पन्न होता है और त्वरण की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अतः स्पष्ट है कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्र या केंद्रीय बल कहते हैं, यानी जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है उसको अभिकेंद्र बल या केंद्रीय बल कहते हैं। इस चीज को दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, है ना। अब यहां पर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या कहता है कि F इजिकल्स टू एम में, यानी द्रव्यमान और एक्सेलरेशन का गुणनफल फोर्स के बराबर होता है। इस चीज को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर अभिकेंद्र बल, यानी अब हम जानते क्या है कि A इजिकल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है ना, अभिकेंद्र त्वरण। तो इसकी जगह, इस A की जगह इसका मान W स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में F इजिकल्स टू, अब दोस्तों यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स क्या काम करेंगे, अब यहां पर आप v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रखेंगे, यानी चूंकि ओमेगा इजिकल्स टू क्या होता है v अपॉन आर होता है। जैसे ही इसकी जगह हम क्या रखेंगे, v स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रख देंगे। अब यहां से इसका एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा आपका क्या, f इजिकल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आई होप दोस्तों, उम्मीद है कि अभिकेंद्र त्वरण में आपको अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल में आपको संबंध स्थापित करना आ गया होगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पर डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझाइएगा। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल कार्य ना करे तो निकाय का संपूर्ण संवेग नेत रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इसको भी पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सीमांत घर्षण का नियम क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है R के। क्लियर? R क्या है? अभिकेंद्र प्रतिक्रिया बल है, इस चीज को आप याद रखेंगे। म्यू क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक है, तो Fs इक्वल्स टू म्यू R आ जाएगा, है ना। इस चीज को भी आप दोस्तों अच्छे तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? रेखीय गति में न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का एक विशेष गुण होता है जिसे जड़त्व कहते हैं, ठीक है। रेखीय गति में केवल जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात उसमें विरोध करने की शक्ति भी अधिक होती है। इसी प्रकार घूर्णन गति में कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर जिस कोणीय वेग से घूम रही है उसी वेग से उसी दिशा में घूमते रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बल युग्म लगाए जाने पर वस्तु अपने गुणन जड़त्व के कारण इस बाह्य बल युग्म का विरोध करती है और अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहती है। इस घूर्णन जड़त्व को ही जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों इस डेफिनेशंस को बहुत इजी वे में लिखी हुई है, इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए,
जो कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। यानी वस्तु के किसी कण का जड़त्वाघूर्ण, वस्तुएं उसके किसी कण का जड़त्वाघूर्ण वस्तु के कण के द्रव्यमान एवं उसकी गुणन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब क्या होता है दोस्तों, इसका डेरिवेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये हमारा एक ए बी अक्ष है। ठीक है, अब कोई वस्तु हमने रख दी इस कोई वस्तु है, ये है ना, ये इसके ए बी के अक्ष पर रखी हुई है, ए बी इसका अक्ष है। ठीक है दोस्तों, यानी ये ए बी के चारों तरफ घूम रही इस तरीके से घूमना प्रारंभ करती है, ये है ना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु ए बी अक्ष के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, ये इसके चारों ओर घूम रही है इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में मानव वस्तु तमाम छोटे छोटे कणों m1, m2, m3, m4 आदि से मिलकर बनी है, जिनकी दूरियां घूर्णन अक्ष से क्रमशः r1, r2, r3, r4 है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कण ही हमने मान लिया, एक कण ये रहा, एक कण ये, यानी ये वस्तु के अंदर के कण हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अक्ष से r1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r2, r3, r4 मान ली। इस तरीके से स्पष्ट है कि पहले कण का जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे कण का जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे कण का जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, क्योंकि जड़त्वाघूर्ण जो होता है वो कण की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना, तो m3 r3 का स्क्वायर और m4 r4 का स्क्वायर हो जाएगा। अतः संपूर्ण वस्तु का जड़त्वाघूर्ण अक्ष AB के परितः क्या हो जाएगा अब यहाँ से, यानी अब इसका संपूर्ण क्या हो जाएगा, संपूर्ण की बात हो रही है तो इन सभी को जोड़ देंगे। तो I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो चार कण लिए थे भी हमने, तो I इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वाला डेरिवेशंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्पष्ट है कि किसी वस्तु का किसी गुणन अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण उस वस्तु के प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा उसकी गुणन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। इस चीज़ को भी दोस्तों आप याद रखेंगे। इसकी विमा ml स्क्वायर होती है, इसको भी आप दोस्तों याद रखेंगे। उसके बाद में घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से वह लंबवत दूरी है जिसके वर्ग को पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान से गुणा करने पर पिंड का जड़त्वाघूर्ण प्राप्त होता है ना। इस चीज़ को भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लंबवत अक्ष की पिरमें, इस पिरमे के अनुसार यदि किसी पटल के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष पटल के जड़त्वाघूर्ण क्रमशः Ix तथा Iy हो, तो पटल के तल के लंबवत तथा दोनों अक्षों के अनुच्छेद बिंदु से होकर गुजरने वाले अक्ष के परितः पटल का जड़त्वाघूर्ण Iz निम्न संबंध द्वारा दिया जाता है। Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। क्या मतलब हुआ इसका, आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तीन अक्ष लिया हमने, तो लिया एक अक्ष लिया हमने y अक्ष, और एक हमने x अक्ष लिया, एक हमने z अक्ष लिया। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम डेफिनेशन को एक दफ़ा आप सभी स्टूडेंट में पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी जड़त्व के तल में स्थित ये रहा तल में स्थित, ठीक है ना, दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष पटल के जड़त्व आघूर्ण, इस पटल के, यानी जो पटल रखा हुआ है इस पटल के जड़त्व आघूर्ण क्रमशः Ix Iy है। यानी ये जो है या Ix है, कहाँ पर है Ix, ये रहा, हाँ Ix है और Iy है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर पटल का जड़त्वाघूर्ण Iz, यानी जड़त्वाघूर्ण जो इसका क्या है Iz है, Iz, ये रहा Iz। ठीक है, निम्न संबंध द्वारा दिया जाता है, यानी Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy। तो इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखेंगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर समांतर अक्ष की पिरमें, यानी इस पिरमें के अनुसार किसी अक्ष के सापेक्ष किसी पटल का जड़त्वाघूर्ण I उसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण Ig तथा I पटल में द्रव्यमान m दोनों अक्षों के मध्य लंबवत दूरी h के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अतः I इज इक्वल टू Ig प्लस mh स्क्वायर। इस चीज़ को दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर लंबवत अक्ष की पिरमें बनाई गई हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या होता है कि यहाँ पर इसमें बल आघूर्ण, उसके बाद में कोणीय त्वरण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध क्या होता है। मान लीजिए कि हम द्रव्यमान का कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर रेखीय वेग v से घूम रही है।
यदि इस गति में परिवर्तन हेतु एक बल F लगाया जाता तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F = m में। क्लियर? ये क्या है? एक वेग परिवर्तन की दर होता है, ठीक है। तो m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस चीज को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। F = m r। अब ये r कहाँ से आया? चूंकि हम जानते क्या है, v = r इंटू ओमेगा, तो इसकी जगह जैसे हम r इंटू ओमेगा रखेंगे अपॉन डेल्टा टी, उसके बाद में दोस्तों F = m r अल्फा आ जाएगा, है ना। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी क्या होता है? अल्फा होता है ना। इस चीज को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, कोणीय त्वरण, जिसको हम कोणीय त्वरण कहते हैं, है ना। उसके बाद में एफ आर आ जाएगा। एफ आर = एफ आर अल्फा इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका ये आर, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाउ = एफ इंटू डी। एफ इंटू डी है एफ इंटू आर, तो टाउ होता है, इस चीज़ को आप जानते हैं। आई अल्फा आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आर स्क्वायर अल्फा जो एम आर स्क्वायर जो है वो आई है और अल्फा यानी आई अल्फा, है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आप ये वाला डेरिवेशन भी समझ चुके होंगे। यानी स्पष्ट है कि बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज़ को दोस्तों आप सभी स्टूडेंट हैं। ग्रहों की गति के संबंध के नियम यानी केपलर के नियम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। प्रथम नियम या कक्षा का नियम भी इसको हम कहते हैं। इस नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। यानी जो सूर्य होता है वो कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय नियम क्या है इसका? इसको हम क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कहते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रहों की गति क्षेत्रफल चाल नेत रहती है ना। उसके बाद तृतीय नियम क्या हो जाएगा इसका? यह इसको परिक्रमण कालों का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल एक पूरा चक्कर लगाने का समय का वर्ग उसकी, यानी परिक्रमण काल कहते हैं एक पूरा चक्कर लगाने का समय जो होता है का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की वृत्तीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। उपग्रह क्या होता है इसके बारे में भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। उपग्रह यानी प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते रहते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। यानी प्रत्येक ग्रह के चारों ओर, यानी जो ग्रह है उसके चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते रहते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। जो परिक्रमण कर रहे हैं उनको उपग्रह कहा गया है। उदाहरण, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, परिक्रमण करता है, अतः यह पृथ्वी का उपग्रह हुआ, है ना। तो इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद में उपग्रह के प्रकार मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस में, उसके बाद में यहाँ पर नेपट्यून, उसके बाद में प्लूटो, बुध तथा शुक्र, ये सारे इसके क्या हैं? ये इसके उपग्रह हैं, है ना। उसके बाद में पलायन वेग बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन इस बार के डेफिनेशन। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस लौट कर नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। इस चीज़ को दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, है ना। यानी कोई भी कण है, अगर हम उसको मान लेते हैं कोई कण है, अगर हम उसको पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकें, है ना, यानी वो इतनी तेजी से हम उसको फेंके कि जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर, किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को, यानी इसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, उसको पार कर जाता है और फिर पृथ्वी पर कभी लौटकर वापस नहीं आता है। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, है ना, और लाइक ज़रूर कीजिएगा।